साथियों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहारा सेबी का केस चल रहा है, जिसमें सेबी ने एक आईए फाइल किया था सहारा के ऊपर, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस किया था। लगभग 10 वर्ष पुराना जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश हुआ था सेबी के खाते में पैसा जमा करने के लिए 24,000 करोड़ रुपए, उसमें से 10,000 करोड़ रुपए सहारा सेबी के अकाउंट में पैसा जमा नहीं होने के कारण सेबी ने ये आईए फाइल किया था। और उसके बारे में कल 3 सितंबर को जो पूरी सुनवाई हुई थी, कल हमने एक संक्षिप्त वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज 4 सितंबर 2024 को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और कुछ उसमें चीजें सामने आई हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, और कुछ तथ्य अपनी तरफ से भी कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ हम शेयर करेंगे। जिसमें आज जो सुनवाई शुरू हुई, पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सिब्बल जी से कि जो पैसा 10,000 करोड़ रुपए आपको वापस करना है सहारा सेबी के खाते में, उसकी वापसी का रोड मैप क्या है और किस तरह से आप अपनी संपत्ति को बेचेंगे, क्योंकि कई संपत्तियां सहारा अपने पहले ही एक प्रकार से कहा जाए उसको कहा जाता है गिरवी रखना, यानी कई संपत्तियों पर उन्होंने कर्ज ले रखा है और कई संपत्तियां उनके अधीन है जिस पर उन्होंने कोई कर्ज नहीं लिया है। ऐसे दोनों प्रकार की संपत्तियों का ब्यौरा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कि आप दोनों प्रकार की संपत्तियों का ब्यौरा आप कोर्ट को दीजिए। उसके बाद सहारा समूह के अंतर्गत जितनी भी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के डायरेक्टर्स कौन कौन हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी जाए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल जी से कहा उस समय, और सिब्बल जी ने भी कहा ठीक है, एक डेट हम समझ करके हम आपको कल बताएंगे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप रोड मैप तैयार करिए, डेट हम आपको बताएंगे। इस विषय को और लंबा ले जाना अच्छा नहीं है, पहले से ही 10 वर्ष लग चुके हैं इसमें, तो आप रोड मैप तैयार करिए, आप ब्यौरा दीजिए, डेट मैं बताऊंगा, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इतने समय के अंदर आप पैसा जमा करिए। फिर उसके बाद सहारा के ही एक वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वजीत भट्टाचार्य जी, वो काफी दुखी थे, जो जस्टिस पीठ है 3 लोगों का, उनसे उनका कहना है कि आप लोग हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं। वो सहारा का पक्ष रखना चाह रहे थे और उनका कहना था कि सेबी के ऊपर भी अवमानना का केस बनता है, और उसी तथ्य को वो रखना चाहते थे माननीय कोर्ट के सामने, लेकिन कोर्ट ने उनकी बातों को सुनने से इनकार कर दिया और उनको शांत कराया कि नहीं, आप शोर शराबा न करिए, हम आपकी बात को नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपको पहले ही इतने वर्षों तक समय दिया गया है, इसलिए आपकी बातों को सुनने का कोई तुक नहीं बनता है। जिस पर सहारा के वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वजीत भट्टाचार्य जी ने कहा, हम भी न्यायालय के एक अधिकारी हैं और आप एक संतुलित निर्णय कैसे दे सकते हैं बिना दोनों पक्ष को सुने। जब तक आप सभी पक्षों को नहीं सुनेंगे तब तक एक सही संतुलित डिसीजन कैसे दे पाएंगे, कैसे आप एक संतुलित ऑर्डर दे पाएंगे। हालांकि उनका कहना सही है, लेकिन फिर भी कोर्ट उनकी बातों को सुनने से इनकार कर देता है। उसके बाद ईडी भी एक आईए फाइल की थी, जिसमें वो कोर्ट से आदेश लेना चाहते थे कि कोर्ट उन्हें आदेश दे कि सहारा की जो म्यूचुअल फंड शेयर्स डिपॉजिट हैं उनको वो अपने कब्जे में ले, और जो संपत्तियां हैं उनको वो अपने कब्जे में ले, कोर्ट करे और वो पैसा सरकार के पास आए और फिर वो निवेशकों को दिया जाएगा। क्या होगा ये तो बात की बात है, लेकिन वो आदेश लेना चाहते थे सहारा की संपत्तियों को जब्त करने के लिए, और उनकी जो म्यूचुअल फंड निवेश है, शेयर्स है, उनको वो कब्जा करना चाहते थे, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और साफ साफ इनकार कर दिया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो पीएमएलए के तहत केस दर्ज होगा, जिससे निवेशकों का पैसा जीरो हो जाएगा और बहुत ही कठिनाई होगा, निवेशकों का पैसा वापस नहीं हो पाएगा। और हम आपको ये कहना चाहते हैं, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
ये कहा ईडी को कि हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप कोई भी चीज जो कर रहे हैं उसका नतीजा निवेशकों के ऊपर, केस के ऊपर क्या होगा। जब आप कोई कार्रवाई करते हैं तो उसका नतीजा आगे क्या निकल सकता है, निवेशकों के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, ये देख करके आप इस कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से उनकी संपत्तियों का ब्यौरा और उनके कंपनियों के डायरेक्टर्स का पूरा डिटेल और एक जो रोड मैप कि पैसा वो सेबी को कैसे 10,000 करोड़ जमा करेंगे, ये तो मांगा ही। साथ ही में सबसे एक उन्होंने एक प्रकार से अपील सा किया कि आप इसको एक व्यवहारिक रूप से, एक भावनात्मक रूप से सभी लोग मिल करके निवेशकों का पैसा कैसे दिया जाए इसके बारे में सोचें और एक सरल तरीका, आसान तरीका निकालें कि सभी का पैसा वापस हो। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का सभी लोगों से एक सुझाव था, अपील था या एक सूझबूझ भरा एक निर्देश था। लेकिन मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि आप सोचिए कि जो ये केस चल रहा है, सेबी ने सहारा के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस किया है। साथ में सहारा से उस पैसे का डिमांड किया जा रहा है जो 2012 के आसपास जो ऑर्डर जारी होता है, 24,000 करोड़ रुपए सहारा की दो कंपनियां थी उस समय, सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग। 15% ब्याज के साथ वो पैसा रिफंड करना था निवेशकों को। बहुत सारे लोग इस बात को जानते भी होंगे। जो वर्तमान में 3 और 4 तारीख को जो सुनवाई हुई है, ये उस पैसे पे सुनवाई हो रही है जो सहारा हाउसिंग और रियल एस्टेट के माध्यम से पैसा जमा कराया था सहारा ने। जब ये अनलीगल काम कुछ समय उन्होंने किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये गलत तरीके से पैसा जमा कराया जा रहा है, तो उनके पैसा जमा कराए जाने पे रोक लगता है और फिर 15% ब्याज के सहित पैसा वापस करना था, जिसमें इन्होंने बाद में कोर्ट को अवगत कराया कि हमने ऐसे लोगों का पैसा, जो निवेशक हैं हमारे रियल एस्टेट के और सहारा हाउसिंग के, उनका लगभग मैंने 19,000 करोड़ से कुछ ज्यादा पैसा दे दिया है, जो अब भी उन्होंने बोला कि मैंने 95% लोगों का पैसा रिफंड कर दिया है, दे दिया है। लेकिन आप सोचिए जरा, इनकी सत्यता पर जाइए कि क्या इन्होंने वो पूरा पैसा रिफंड किया था। मैं कई वीडियो के माध्यम से ये चीजें बोल बोल करके मैं जागरूक करने की कोशिश करता हूं आम निवेशक को कि इन्होंने क्या वो पैसा खाते में ट्रांसफर किया सहारा के जो निवेशक थे उनके, या उनको सीधा कैश दिया। क्या था ऐसा कि इन्होंने सहारा समूह के अंतर्गत क्यूसॉफ हुआ, सहारा मल्टीपर्पज सोसाइटी हुआ, हमारा क्रेडिट हुआ, सहारा क्रेडिट हुआ, सहारा गोल्डन करके कोई एक स्कीम थी, तो ये ऐसी कंपनियों में जिनका मैच्योरिटी हो चुका था खाता, उनका बॉन्ड जमा करा करके उस पर कुछ बोनस पॉइंट दिखा करके एक नया बॉन्ड 2 साल, 4 साल, 6 साल ऐसी स्कीमें बना करके ये बॉन्ड थमाते चले गए। उस चीज को ये बोलते हैं कि हमने 19,000 करोड़ से ज्यादा सहारा निवेशकों का पैसा वापस कर दिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। केस उसी पैसे पे चल रहा है अभी। लेकिन जब इन्होंने कुछ बोनस पॉइंट के साथ और कई तमाम कंपनियों में पुराना जो पैसा जमा था पुरानी स्कीम के तहत, उसी पैसे को नए कंपनी के नेम से कन्वर्जन करते हैं और एक नया बॉन्ड अपने कस्टमर को दे देते हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोलते हैं कि मैंने 19,000 करोड़ से ज्यादा पैसा निवेशकों का वापस कर दिया है, जमा जो किया था मैंने रिफंड कर दिया है। लेकिन अब यहां पे निवेशक कितना बुरे तरीके से फंसता है। वाकई में ये 90 से 95% या 90% में मैं मान के चलता हूं, 10% उन्होंने कैश दिया होगा। और वो कैश कैसे दिया होगा, मैंने कुछ पहले की वीडियो में बताया है कि कैसे कैसे लोगों को कैश दे दिया जाता था, बाकी लोगों को बॉन्ड लिया जाता था, उसके बदले बॉन्ड को थमा दिया जाता था दूसरे स्कीम के तहत। बात उस केस की या उस पैसे की हो ही नहीं रही है अभी कोर्ट के अंदर। जो कोर्ट के अंदर बात हो रहा है वो 2008 से 11 के बीच में जो पैसा जमा था सहारा हाउसिंग और सहारा रियल एस्टेट का,
उस पे ये केस चल रहे हैं। लेकिन जो बांड हाउसिंग और रियल एस्टेट का ले करके जब कन्वर्जन करके जो बांड दिया गया था, जिस बांड को आप सभी निवेशक ने सीआरसीएस के माध्यम से पैसा लेने के लिए अपलोड किया था सारा डिटेल, उस पे तो बात ही नहीं हो रही है। और 2 दिन चला गया, उस पे कोई बात नहीं हो रही है, जबकि बात उस पर होनी चाहिए सबसे ज्यादा। जो कोई 86,000 करोड़ बोलता है, कोई कोर्ट के अंदर से निकल के बात ये आती है कि 62,000 करोड़ ये सहारा निवेशकों का वापस करना है। इस पे कहां बहस हो रही है? इस तथ्य पे कहां कोई चर्चा हो रहा है कोर्ट के अंदर कि नहीं ये पैसा कब वापस होगा? अभी तो वही 2012 का मामला चल रहा है और उसी पे से भी जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दायर किया है सहारा पे। सहारा इस पर कब बात करेगी कि जो उन्होंने बांड थमाए हैं, जिसपे बोनस पॉइंट है, अगर उस पे 37 बोनस है तो प्लस 00 जुड़ जाता है, 3700 रुपए उस पे आपका बन जाता है। अगर 37 अगर उस पे बोनस डिजिट अगर उस पे अर्जित है तो, या आपका मान के चलिए कि अगर 100 बोनस अंक उस पे है तो उस पे 2 0 जुड़ जाएगा, 10,000 रुपए हो जाएगा आपका। तो ये बोनस अंक वाला पैसा और साथ में जो नया बांड था, जो पुराना पैसा जमा था ब्याज सहित, जो मेच्योर होना था, जो खाता मेच्योर हो चुके थे, वो पैसा फिर से इन्वेस्ट कराया। वो पैसे वापसी की बात ही कहां हो रही? कुछ महीने पहले तक बिहार के अंदर कई ब्रांच चल रहे थे, वहां भी पैसा ये जमा कराते चले गए थे। वो सब पैसा कब वापस होगा, उसके लिए कोर्ट में कोई बात ही नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे संगठन, कुछ ऐसे पर्सनल लोग जो ज्यादा पैसा जमा किए हैं या जो कुछ काबिलियत रखते हैं, वैसे वो कोर्ट के जरिए केस करके डायरेक्ट पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक सामूहिक तौर पे देखा जाए, अभी कल 5 सितंबर है, देखिए इस पे हो सकता है कि कुछ बातें हो, सुनवाई हो, लेकिन ऐसा समझ से परे है कि अभी वही मसला अभी शांत नहीं हुआ है जो 2008 से 11 तक पैसा जमा हुआ, 2012 में पैसा वापसी करने का ऑर्डर होता है, आज 2024 है, अभी वही केस चल रहा है। और 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में जो पैसा सहारा ने जमा किया या कन्वर्जन किया, वो पैसा कब वापस होगा, उसके विषय में कहीं चर्चा नहीं हो रही है। उसके विषय में कब चर्चा होगी कोर्ट के अंदर? आज यही पक्ष रखना था, यही बातें आपके साथ हमको शेयर करनी थी। जो आज कुछ घटनाक्रम कोर्ट के अंदर घटा, उसके बारे में चर्चा करनी थी। साथियों, कल पूरे दिन निगाह बनी रहेगी, कुछ ऐसी जरूरी जानकारी निकल कर आती है तो वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। और सब मिला करके मैं इसी तथ्य पे पहुंचा हूं कि इतना बड़ा आशा लिए हुए जो निवेशक सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे, वो सही दिशा, उचित दिशा की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो पिछले 5-7 साल के अंदर जो पैसा जमा किया गया है, वो पैसा रिफंड करने का दरवाजा नहीं खुल रहा है, किसी माध्यम से, किसी के माध्यम से नहीं खुल रहा है। साथियों, वीडियो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की सूचनाएं आपको मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।